So good morning everyone, this is Garvita again from the BSc Scholars, and now we are going to cover the remaining part of our first chapter, that is the commerce and the business risk. Before this video we have covered our other topics like industry वगैरह क्या होता है, business concept, economic, non-economic. Now we are going to cover our remaining part, it is commerce and business risk. So firstly, what do you mean by commerce? Commerce होता क्या है? Commerce का मतलब है वो सारी activities, all those activity which helps directly or indirectly in the distribution of goods to the ultimate consumer. गुड्स जो है आपको अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ लगती है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, वो सारी किस में आती है आपके, वो सारी आती है कॉमर्स के अंदर. ओके, अब जो देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये क्यों कॉमर्स क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि देखो जो गुड्स हैं वो एक जगह बनते हैं. फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री में बन रहे हैं, कोई भी कंपनी में बन रहे हैं, पर उसकी जो मतलब डिमांड जो है वो हर अलग अलग जगह से आ रही है, अलग अलग जगह कंज्यूमर्स और कस्टमर्स वगैरह उसका वेट कर रहे हैं. तो इधर से उधर सामान लेके जाने के लिए जो एक्टिविटीज़ लगती है उसे हम कॉमर्स में इंक्लूड करते हैं. ओके, अब देखो goods are produced in a large quantity and demanded by consumers in small quantity. All this problem, that is the hindrance of place, knowledge, hindrance of storage, etc. are solved by commerce. अब ये सारी प्रॉब्लम्स क्या होती है ये हम नीचे पढ़ेंगे. तो ये सारी किससे एक्चुअली कवर होती है, ये सारी होती है कॉमर्स से. ठीक है, अब आता है फंक्शन ऑफ कॉमर्स में. तो देखो फंक्शन ऑफ कॉमर्स में क्या है, रोल ऑफ कॉमर्स, ट्रेड एंड एग्जीक्यूटिव ट्रेड. ठीक है, द कॉमर्स सेगमेंट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. कॉमर्स इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री. कॉमर्स जो है वो बैकबोन कहलाता है इंडस्ट्री का. द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द इंडस्ट्री रीच द अल्टीमेट कंज्यूमर ओनली बिकॉज ऑफ कॉमर्स. कॉमर्स परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस. तो कॉमर्स क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, तो इसके अंदर हमारे हैं कितने 6 फंक्शंस हैं. अभी क्या होता है बता दें. सबसे पहला तो होता है इसके अंदर हिंड्रेंस. हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, रुकावट. ठीक है, तो हिंड्रेंस का मतलब समझ में आता है, रुकावट ये तो बहुत नॉर्मल लैंग्वेज है. तो हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन. कॉमर्स किस चीज़ में हेल्प करता है, क्या रिमूव करता है. ठीक है, रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन. पर्सन की हिंड्रेंस कैसे रिमूव करता है वो उसमें हम पढ़ेंगे. पर्सन, प्लेस, नॉलेज, टाइम, फिर रिस्क और फिर क्या एक्सचेंज, नॉलेज. ठीक है, ये सारी जो होता है हिंड्रेंस को, इनको रिमूव करने में हेल्प करता है. हिंड्रेंस ऑफ पर्सन कैसे रिमूव होता है, देखो द large variety of goods are produced by a group of person called producers. ठीक है, these goods are consumed by another group of person called consumers. There is no direct relation between the producers and consumers. The trade segment of the commerce creates a link between producer and consumers. Trader helps in exchange of goods or services from producers to consumer, hence remove the hindrance of person. Hindrance of person कौन रिमूव करता है, ट्रेड सेगमेंट. ये तो क्लियर हो गया. अब वो कैसे करता है ये बता रहा है. देखो जो हमारे गुड्स है वो बनाता कौन है, प्रोड्यूसर्स, और वो लेता कौन है, उनको कंज्यूम करता है, कंज्यूमर्स. तो अब ये यही चीज़ बोल रहा है कि जो ये जो लिंक है ना कि देयर इज़ नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर, कोई लिंक नहीं है उनके बीच में, पर इस लिंक को बनाने के लिए कौन हेल्प करता है, ट्रेड. ट्रेड करता है ना, ट्रेड का मतलब तो पता है, यहाँ से वहाँ सामान लेके जा रहे हैं, तो ट्रेड हेल्प करता है इधर इनके अंदर लिंक बनाने में. ठीक है, अब प्लेस कौन होता है, प्लेस. प्लेस मतलब क्या है कि यहाँ पे एक सामान बन रहा है, वहाँ पे सामान चाहिए, ऐसे तरीका. तो प्लेस को कौन हटाता है, ट्रांसपोर्ट. ठीक है, गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस वेयर कॉमर्स आर कंज्यूमर्स आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट कॉर्नर ऑफ द कंट्री. देयर इज अ प्लेस कंज्यूमर. द ट्रांसपोर्ट सेगमेंट ऑफ कॉमर्स हेल्प्स इन रिमूविंग द प्लेस गैप. तो ट्रांसपोर्ट जो है इसके अंदर हेल्प करता है. ठीक है, फिर आता है रिमूव हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम. टाइम मतलब, अब टाइम का मतलब क्या होता है, टाइम के लिए होता है वेयर हाउस. देखो याद करने सबसे पहले पर्सन के लिए ट्रेड होता है, प्लेस के लिए ट्रांसपोर्ट होता है, हिंड्रेंस ऑफ टाइम के लिए वेयर हाउस होता है. कैसे वेयर हाउस का मतलब तो पता ही होगा, वेयर हाउस जहाँ पे सामान रख दिया जाता है, गुड्स रख दिए जाते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए रखना होता है, तो वो वेयर हाउस के अंदर रखे जाते हैं. तो सम गुड्स आर प्रोड्यूस इन ए पर्टिकुलर सीजन ओनली बट अ डिमांड थ्रू आउट द ईयर. फॉर एग्जाम्पल वीट, राइस, पल्सेस. तो इनको मतलब एक टाइम पे एक सीज़न आया जब ये उग रहे हैं, लेकिन हमें इसके जो डिमांड है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए चलेगी, तो उसको हम वेयर हाउस में रख देते हैं, तो वो ख़राब नहीं होता. ठीक है, तो उसको क्या होता है, ऑन द अदर हैंड सम गुड्स आर प्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर बट आर डिमांडेड अ पर्टिकुलर सीजन दो. सो देयर इज़ द टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन. तो टाइम गैप होता है प्रोडक्शन और कंजप्शन के बीच में. द गुड्स नीड्स टू बी केप्ट फ्रेश ड्यूरिंग द टाइम गैप. वेयर सेगमेंट ऑफ कॉमर्स हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्रॉब्लम ऑफ टाइम गैप. ठीक है, क्या हेल्प करता है, वेयर हाउस. उसके बाद में आते हैं हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज. एक्सचेंज का मतलब क्या है, बैंक वगैरह जो होता है, जो मनी से रिलेटेड काम होता है ना, वो ये रिमूव करता है कॉमर्स. ठीक है, कैसे,
द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय मैन्युफैक्चरर आर सोल्ड टू बायर इन एक्सचेंज ऑफ मनी, मनी के एक्सचेंज में बायर से जो है हम करते हैं गुड्स को। द कॉमन मीडियम of exchange is circulated by the banking branch of commerce. The banks helps the buyer and the seller is making collecting payments. तो इसमें एक्सचेंज में कौन, मतलब पैसों की, अगर पैसों की तंगी आ रही है, जो हमारे कंज्यूमर है, सॉरी प्रोड्यूसर है उनके पास में, तो भी कौन हेल्प करता है, हमारा बैंक हेल्प करता है, ठीक है। अब आता है रिस्क, हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। रिस्क अगर देखो बिजनेस कर रहे हो रिस्क तो होगा, तो रिस्क से कौन बचाता है हमें, इंश्योरेंस, ठीक है। द इंश्योरेंस ब्रांच ऑफ कॉमर्स हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, ठीक है। नॉलेज, अब नॉलेज, अगर मान लो कि मुझे अपना प्रोडक्ट मैंने जो है पब्लिश करा है, लेकिन उसके बारे में किसी को पता ही नहीं, तो वो भी तो एक रुकावट ही है, मेरे प्रोडक्ट आगे कैसे जाएगा। तो उसको कौन हेल्प करता है, उसको हमारा हेल्प करता है कौन, एडवर्टाइजमेंट। नॉलेज के लिए कौन होता है, एडवर्टाइजमेंट। The advertisement branch of commerce helps in removing the hindrance of knowledge, spreading the awareness about the new product and their utility। समझ में आया। तो ये जो 6 चीज़ें थी ये इसमें आती है कि पर्सन को ट्रेड, प्लेस को ट्रांसपोर्ट, हिंड्रेंस ऑफ टाइम को वेयर हाउस, उसके बाद में एक्सचेंज को हमारा होता है बैंक, रिस्क तो होता है इंश्योरेंस, और नॉलेज को होता है एडवर्टाइजमेंट। क्लियर है इतना। उसके बाद में आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स होते कितने टाइप के हैं, कॉमर्स होते हैं 2 तरह के, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। कौन से होते हैं, एक तो ट्रेड होता है और एक होता है हमारा एड्स टू ट्रेड। ट्रेड क्या होता है, ट्रेड जो होता है एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉमर्स है, मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉमर्स का, ठीक है। इट रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब इसका मतलब क्या होता है, ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। द ट्रेड सेगमेंट ऑफ कॉमर्स ब्रिंग्स टुगेदर द मैन्युफैक्चरर एंड द कंज्यूमर। जो ट्रेड सेगमेंट होता है, देखो हमने पहले पढ़ा था, पर्सन का जो प्रॉब्लम होता है कौन मिटाता है, हमारा ट्रेड मिटाता है। तो ये क्या करता है, ये जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर है दोनों को साथ में लेके आता है, ठीक है। काफ़ी थे, हाँ। द ट्रेडर एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द कंज्यूमर। इन absence of traders, the manufacturer will have to search for consumer and the consumer will have to search for the manufacturer. Trade can be classified into 2 types। देखो ट्रेड क्या होता है, 2 तरह के होते हैं, एक तो इंटरनल ट्रेड और एक होता है एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है, इंटरनल ट्रेड का मतलब होता है हम विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज हम ट्रेड कर रहे हैं, और एक्सटर्नल ट्रेड बियॉन्ड द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, ठीक है। हम एक तो होता है होम ट्रेड, जो उसको हम बोलते हैं हमारा इंटरनल ट्रेड, मतलब अपनी अपनी कंट्री के अंदर कर रहे हैं और कंट्री से बाहर जाकर ट्रेड कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है। इंटरनल ट्रेड refers to buying and selling of goods within the geographical boundaries of the country. It is also known as home trade. Under internal trade, goods and services are bought and sold in the same currency only. Same currency के अंदर होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होलसेल ट्रेड, एक रिटेल सेल। अब होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड में क्या डिफरेंस होता है। होलसेल के अंदर क्या होता है, होलसेल के अंदर हम बल्क में सामान लेते हैं, पहली बात तो ये, ठीक है। इट रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन अ लार्ज क्वांटिटी। द होलसेलर बाय गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड सेल्स these goods to the retailers. Generally, a wholesaler is specialized in one line of products. He maintains a large stock. He buys goods for the cash from the manufacturer and sells it credit to the retailers. मतलब ये बल्क में सामान लेता है, ठीक है, और एक ही लाइन में स्पेशलाइज अलग अलग सामान नहीं रखता। कैश में अपना मैन्युफैक्चरर से सामान लेता है, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से लेता है और फिर रिटेलर्स को बेच देता है क्रेडिट में। क्रेडिट में लेना तो लो, वरना उसमें भी ले सकते हो आप। बाकी लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू इन होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड में लार्ज अमाउंट जो होता है कैपिटल का वो चाहिए होता है। रिटेल ट्रेड के अंदर क्या होता है, रिटेल देखो जो हमारा होलसेल ट्रेडर है वो किससे सीधा कॉन्टैक्ट करता है, वो रिटेलर से करता है, कंज्यूमर से डायरेक्टली नहीं करता। बहुत कम टाइम होता है जब करता है, बट रिटेल ट्रेड जो होता है इसके अंदर सीधा कंज्यूमर से कॉन्टैक्ट करा जाता है। ये होलसेल देखो मैं बताती हूँ, इसकी लाइन होती है, ये चेन होती है इसकी। होलसेल जो है वो किससे काम कराता है, पहले मैन्युफैक्चरर के पास जाता है। मैन्युफैक्चरर जो है, मैन्युफैक्चरर सामान देता है होलसेलर को, होलसेलर किसके पास जाता है, होलसेलर देता है रिटेलर को, और रिटेलर जो होता है वो अल्टीमेट कंज्यूमर को देता है, ठीक है। ये इसकी लाइन होती है। उसके बाद इट रिफर्स टू बाइंग, रिटेल ट्रेड पढ़े थे, इट रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी में लेता है। रिटेल बाइज गुड्स फ्रॉम द होलसेल एंड सेल्स दीज गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। समझ में आया, ये लाइन, ये जो चेन है ये हमेशा याद रखनी होती है। अब आता है एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड क्या कहता है, एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बियॉन्ड द जियोग्राफिकल लिमिट्स, ठीक है। ये इसको हम कहते हैं ट्रेड बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज भी कहते हैं, ठीक है।
अब ये क्या होता है कि द एक्सटर्नल ट्रेड इन्वॉल्व्स कॉम्प्लिकेशन ऑफ वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस सच एज लाइसेंसिंग, कस्टम क्लियरेंस एक्सेट्रा। अब देखो, अगर आप अपने कंट्री से बाहर कोई सामान बेचोगे तो आपको बहुत से लाइसेंस वगैरह तो लगेंगे, तो वही इसमें लगते हैं। इंटरनल ट्रेड में नहीं लगते क्योंकि आप अंदर ही अंदर अपनी कंट्री के कुछ काम कर रहे हो, तो इतने लाइसेंस नहीं लगते। तब भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके लिए उसको लाइसेंस चाहिए होते हैं, ठीक है। अब एक्सटर्नल ट्रेड 3 तरह के होते हैं, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इंटरपोर्ट। तीनों का मतलब इजीली बता दूँ। एक्सपोर्ट का मतलब है कि जब हम फॉरेन कंट्री में सामान को भेज रहे हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एक्सपोर्ट ट्रेड। यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, इट रिफर्स टू सेल ऑफ गुड्स टू द फॉरेन कंट्री, ठीक है। ये होती है हमारी एक्सपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट ट्रेड के अंदर क्या होता है? इंपोर्ट ट्रेड के अंदर होता है कि हम फॉरेन कंट्री से हम सामान मंगा रहे हैं। इट रिफर्स टू बाइंग अ गुड्स फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, ठीक है। इंटरपोर्ट क्या होता है? इंटरपोर्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तो नॉर्मली सबको पता होता है। इंटरपोर्ट का मतलब होता है हमने फॉरेन कंट्री से सामान मंगाया, ओके, उसको हमारी जो मेन कंट्री है, होम कंट्री, उसमें उतरवाया, पर उसे हमने यूज़ नहीं करा, वी हैव नॉट यूज द रिसोर्सेज और वॉट एवर द थिंग इज कमिंग, उसको हमने यहाँ पे मंगा के आगे एक्सपोर्ट कर दिया। इट रिफर्स टू इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट, फर्दर एक्सपोर्ट करना। हम उसको यूज़ नहीं करते सामान को जो भी हमने लिया है, तो इसे हम इंटरपोर्ट कहते हैं। इसके अंदर कितनी कंट्रीज? 3 कंट्रीज मिली हुई होती है। पहली जहाँ से मंगाया, दूसरी जहाँ पे आपने मतलब अपनी कंट्री में, होम कंट्री में उतरवाया, उस सामान को उतरवाया भी नहीं कह सकते हम, वो डायरेक्टली भेज देते हैं, फर्दर एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इंटरपोर्ट। यहाँ पे हमारा कॉमर्स का जो एक पार्ट था, कौन सा? ट्रेड, वो कंप्लीट होता है। उसके बाद हम जाएंगे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड पे। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बहुत ही सिंपल है, इसके अंदर कुछ नहीं होता। जो भी हमने यहाँ इसमें पढ़ा था कि ट्रांसपोर्ट होता है, हिंड्रेंस कौन से होते हैं नॉर्मली, तो वही सारा यहाँ पे एड्स टू ट्रेड का मतलब वही होता है। द एक्टिविटी विच हेल्प्स इन स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड इज नोन एज एड टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड उसको हम कहते हैं किसको? जो कि हेल्प करते हैं ईजिली ट्रेड हो जाए उसके वजह से। The activities making buying and selling of goods easier. The activities are also known as service and together constitute service sector of tertiary sector of commerce. हमने जो चीज़ें टर्सरी सेक्टर के अंदर पढ़ी है ना, वही सारी चीज़ें, ट्रांसपोर्ट पढ़ा था, बैंकिंग पढ़ा था, इंश्योरेंस, वेयर हाउस, ये सेम लाइन थी कि प्रोवाइड सर्विस विच फैसिलिटेट स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वही यहाँ पे है, स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बहुत ईजी है। इसके अंदर भी कुछ चीज़ें आती है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। यही बताना है कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो हेल्प कैसे करते हैं फॉर द स्मूथ फ्लो ऑफ द ट्रेड। तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आता है, इसके अंदर हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंस आ जाएगा, इंश्योरेंस आ जाएगा, वेयर हाउसिंग आ जाएगा, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन आ जाएगा। बस इतना ही था हमारा कॉमर्स, बस इतना ही। और यहाँ पे हमारा कॉमर्स वाला पार्ट भी है जो कंप्लीट होता है। आफ्टर डैट ओनली द लास्ट टॉपिक वाज वी रिमेनिंग, दैट इज़ बिजनेस रिस्क, वो भी बहुत छोटा है, इसको अब मैं कल कंप्लीट कराऊंगी। एंड थैंक्स फॉर कमिंग, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर।